पहला ही जो आर्टिकल है वो है UNHCR रिलीज द एनुअल रिपोर्ट जो कि थी ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2021। फोर्स्ड क्या था? फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्सफुली जिसको डिसलोकेट कर देना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट इन 2021 में उसकी क्या क्या फाइंडिंग थी उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट ये थी। कौन पब्लिश कर रहा था, किसकी रिपोर्ट थी? UNHCR रिलीजेस द एनुअल रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स। ग्लोबली ये ट्रेंड देखा गया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का इन 2021। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि द रिपोर्ट नोटेड दैट 100 मिलियन पीपल 100 million 100 people million were forced to go back to their homes in 2021 due to violence, war in Ukraine, food insecurity, human rights abuses, climate crisis and other emergencies from Africa to Afghanistan। अब जो लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे जिनकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, नॉर्मली टेम्पररी रीजंस के लिए रहती थी। मान लो कि कहीं नेचुरल हैजार्ड हो गया तो कहीं लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं ना, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई या ऐसा कुछ, तो उसके चक्कर में होता है। लेकिन अभी आप देखें तो ग्लोबली अगर हम ट्रेंड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा 100 मिलियन पीपल शिफ्ट हुए एक जगह से दूसरी जगह, डिस्प्लेस्ड हुए, डिसलोकेट हुए, जहां पे उनके रहने की जगह थी वहां से शिफ्ट हो गए। इसको हम माइग्रेशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, सबको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, वो तो ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आप बोल सकते हो कि आंकड़ा बढ़ गया है, क्लाइमेट क्राइसिस। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे ना अफगानिस्तान टू अफ्रीका टू अफगानिस्तान, तो और भी बहुत सारे रीजंस थे अपार्ट फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर की। अगर हम बात करें वो तो अभी हुई है, लेकिन ये इससे पहले की भी रिपोर्ट हमेशा आती थी कि कितने लोग डिस्प्लेस्ड हुए कितने नहीं, लेकिन इस बार नंबर ज्यादा है। उसका सीधा कारण आपको पता है, रशिया यूक्रेन वॉर है। तो आइए इसको और डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं। देयर वर 23.7 मिलियन न्यू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स वर्ल्ड वाइड ड्यू टू द डिजास्टर्स। पहले क्या हुआ, डिजास्टर्स के चलते 23.7 मिलियन लोग इधर से उधर सालाना पूरे ईयर में हम मानते थे कि इधर से उधर शिफ्ट होते हैं, लेकिन आंकड़ा अभी देखो कितना हो गया, 100 मिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है। डबल से ट्रिपल क्या बोलूं, इससे 4 गुना ज्यादा होगा, 5 गुना वो भी। कहां 23 और कहां पे 100 मिलियन ड्यू टू डिजास्टर, है ना। इट शोज द डिक्रीज ऑफ 7 मिलियन और बाय 23% एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, ठीक है। ऑन अर्थ 1 in every 78 पीपल इज नाउ डिस्प्लेस्ड। ये डेटा अगर हम बात करें, जैसे अगर हम अर्थ बात करें कि ऑन अर्थ अगर हम बात करें 1 in every 78, मतलब 78 लोगों में से हर एक बंदा डिसलोकेट डिस्प्लेस हो ही रहा है अर्थ की अगर हम बात करें तो, ठीक है। ये है आपका ट्रेंड। अब आगे इसको देख लेते हैं। लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें 6 मिलियन अकर्ड इन चाइना इन 2021 ड्यू टू डिजास्टर। जैसे मैंने बताया पिछले साल डिजास्टर की वजह से क्या था, सबसे ज्यादा आंकड़ा कितना था, 6 मिलियन, लेकिन अभी आपने देखा तो कितना था, 100 मिलियन। वो रीजन आप पता ही है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कितने सारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, उस वॉर के हटके अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ था, 6 मिलियन अकर्ड इन चाइना इन 2021। किसके नजर से, क्योंकि डिजास्टर हुआ था, नेचुरल कैलेमिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। फॉलोड बाय फिलीपींस सेकंड नंबर पे था, एंड इंडिया में भी आप देखो तो 4.9 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे। मोस्ट ऑफ द डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट्स वर टेम्पररी। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जितने भी आप ये देखोगे ना डिस्प्लेसमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट या ये सब, ज्यादातर ये क्या होता है कि टेम्पररी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेस्ड पर्सन रिटर्न टू देयर होम एरियाज। ज्यादातर जो मेजॉरिटी है ना, ज्यादातर वो वापस आ ही जाते हैं, ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होते, पर कम आप ये मोस्टली देखोगे, ठीक है। हाउएवर 5.9 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड रिमेन डिस्प्लेस्ड एट द एंड ऑफ 2021 ड्यू टू डिजास्टर। ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिलता है, टेम्पररी हमें देखने को मिलता है कि हाँ टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट रहता है, लेकिन बहुत ही कम आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड वाइड कि डिस्प्लेस हुआ। लेकिन इस बार जो है वो गंभीर है। People moving back to homes. According to UNHCR, the number of people who were forced to flee their homes has increased in past decade. कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो आंकड़ा इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें कि अगर लोग अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं या डिस्प्लेस हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो पिछले 10 साल में, डेकेड में, आंकड़ा इंक्रीज हुआ है। It stands at the highest level since records stated. रिकॉर्ड बताते हैं कि हाईएस्ट रहा है इस साल, जैसे मैंने आपको बताया, ये पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में, और ये आंकड़ा बढ़ा है। By 2021 end, number of people displaced by war, persecution, violence and human rights abuses was 89.3 million, which has increased by 8% and was doubled as compared to figure 10 years ago. अगर हम इसकी बात करें, इस साल की बात करें, जैसे हमने बताया है 2021 के एंड की अगर हम बात करें, जो कि टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट होता था, अभी क्या है, इसका डबल ही मान के चलो, अब 89.3 मिलियन, 89.3 मिलियन, मतलब लगभग और 8% और बढ़ गया, मतलब लगा लो 100% के आसपास, मतलब इतना ज्यादा आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, रीजन क्या बताया जा रहा है, वायलेंस देखने को मिल रही है, ठीक है। वायलेंस है, ह्यूमन राइट्स का ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे यूएस रशिया चलते वॉर जो इनकी चल रही है यूक्रेन की, उसकी वजह से माना जा रहा है। और ये आंकड़ा क्या है, बहुत बिग रीजन टू वरी, बिकॉज 10 सालों में अगर हम कंपेयर करें ना आंकड़ा, ये 10 सालों का, इतना 10 सालों में भी नहीं बढ़ा। मैंने बताया कि 10 साल में इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, मतलब, लेकिन ये पिछले 10 साल का भी निचोड़ कर दिया जाए, उसका भी डबल ट्रिपल हो गया, 89.3%। इमेजिन। तो ये था आपका, क्या था आपका, UNHCR रिलीज जो करती है ना रिपोर्ट, एनुअली हर साल रिलीज करती है, उसमें ग्लोबल ट्रेंड बताया है कि फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2021। किसका हम पढ़ रहे हैं, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2021, ये हमने पढ़ा इस टॉपिक के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बोलते हैं, ठीक है।
आगे हम बात कर लें कि रशिया यूक्रेन वॉर की, अगर हमने इसको डिस्कस करना है, डिस्प्लेसमेंट इन द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जैसे मैंने आपको बता दिया है, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज कॉज्ड द फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। इतने वर्ल्ड वॉर सेकंड में मैं बता दूं इतने लोग डिस्प्लेस नहीं हुए थे एक जगह से दूसरी जगह जितने की इस रशिया यूक्रेन वॉर में आए हैं। और फ्रॉम अफ्रीका टू अफगानिस्तान बियॉन्ड, इतना अफगानिस्तान में और जब युद्ध हुआ था इतने डिस्प्लेसमेंट तब भी नहीं देखने को मिले थे जितने की इस बार रशिया यूक्रेन वॉर में आपको देखने को मिले, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इट हैज पुश्ड द फिगर ओवर 100 मिलियन, जैसे मैंने आपको बताया, जो बहुत गंभीर बात है, आपको देखा जाए बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है, बहुत गंभीर। डिस्प्लेसमेंट अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया में कैसा डिस्प्लेसमेंट है, तो इन इंडिया अराउंड 5 मिलियन पीपल, इंडिया में अगर हम बात करें 5 मिलियन पीपल जो है इंटरनली डिस्प्लेस्ड ड्यू टू डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। इंडिया में क्लाइमेट चेंज के रीजंस हम दे सकते हैं कि वहां पे लगभग मान के चलो कि 5 मिलियन लोग डिस्प्लेस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक। अब यूनाइटेड नेशन क्या कहना है इसमें, यूएनएचआरसी हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का जो हम बोलते हैं ना, रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आज 19 या 18 को, तो यूएनएचआरसी इज अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी दैट वाज सेट अप टू एड एंड प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज। ये इसलिए बनाई गई ताकि रिफ्यूजीज का प्रोटेक्शन किया जा सके, स्टेटलेस पीपल एंड फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी, जिनको जबरदस्ती एक जगह से जगह दूसरी जगह मजबूरन जाना पड़ा किन्हीं कारणों से, उनके लिए बनाया गया था। क्या बनाया गया था, यूएनएचसीआर, ठीक है, फुल फॉर्म क्या, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूएनएचसीआर, ठीक है। द बॉडी असिस्ट देम इन देयर वॉलंटरी रिपेट्रिएशन, रीसेटलमेंट और लोकल इंटीग्रेशन। हेडक्वार्टर इसका पूछे तो कहां पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये रिपोर्ट थी, इसका मैंने आपको पूरा बता दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा बात करता है मिट्टी कूलर के बारे में। मिट्टी कूलर कुछ ऐसा दिखता है जो कि नॉर्मल कूलर से, फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से इसकी प्राइस कम है, कितनी, ये 8,000 या 7,000 के आसपास, मतलब आधे प्राइस में मिल जाता है, और इसको बिना इलेक्ट्रिकली हम यूज कर सकते हैं, नेचुरली है, ठीक है, क्ले से बना हुआ है। तो ये मिट्टी कूलर इसका नाम रखा गया है, इसी से आर्टिकल है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरली है, ठीक है। ये क्या रूम टेम्परेचर से ना 5-10 डिग्री 10 डिग्री 15 कम रहता है इसका टेम्परेचर, और नेचुरली रहता है, ठीक है। और इस आराम से पानी है इसके ऊपर वाले खाने में जहाँ पे टूटी लगी हुई जैसे आपको दिख रहा है, और ये पानी आपका क्या काम करता है, एक तरीके से इसको कंडेंस करता है, अच्छा ठंडा करता है और पीने के भी काम आता है, साथ में आपकी सब्जियां और ये नीचे कॉलम है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, क्या है ये मिट्टी कूलर, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मिट्टी कूलर जो रेफ्रिजरेटर है ना, ये किसने इन्वेंट किया था, ये इन्वेंट किया था और मतलब किसी और ने किया था जिनका नाम था कि मैं बताती हूँ आगे जाके। और ये क्या है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज डेवलप्ड एन इंडियन स्टैंडर्ड जो कि नॉन इलेक्ट्रिक, जैसे मैंने बताया, कूलिंग कैबिनेट है, मेड टोटली बाय क्ले, डेवलप्ड बाय श्री मनसुख भाई प्रजापति। किसके द्वारा बनाया गया है, मनसुख भाई प्रजापति, याद रखना, मिट्टी कूलर की बात चल रही है, ये है मनसुख भाई, अगर मैं आपको दिखाऊंगी, दिख रहा है, ये देखो मनसुख भाई मिट्टी कूलर, द इको फ्रेंडली फ्रिज, तो इन्होंने बनाया था ये, ठीक है, इन्होंने इसकी उत्पत्ति डेवलप किया इसको। तो कुल मिलाकर ये है कि ये एक मिट्टी से बना हुआ रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के लिए हम इसकी बात करें तो ये इवेपोरेटिंग कूलिंग करता है। टेक्नोलॉजी कैसे इवेपोरेटिंग कूलिंग करता है कि ये जो उसका ऊपर का कॉलम देख रहे हो, ये यहाँ पे पानी होता है, इवेपोरेटिंग कूलिंग, क्या इवेपोरेटिंग कूलिंग, इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है। और ये कैसे काम करती है, इसे हम एडियाबैटिक कूलिंग भी कहा जाता है। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उनको पता होगा, एडियाबैटिक वेंट्स भी होती है, तो नीचे से ऊपर वैली ब्रीज या वो सब, बट खैर उसकी बात नहीं करते, ज्योग्राफी की नहीं घुसाऊंगी यहाँ पर जबरदस्ती, बट मैं बता दूंगी कि इसको एडियाबैटिक कूलिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहीं पे हम बात कर लें कि ये मिट्टी कूलर कैसा है। इसके ऊपर जैसे आपको पता है कि सब्जी पानी रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से अगर हम बात करें कि एडियाबैटिक कूलिंग कैसे वर्क करती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटर इवेपोरेशन थ्रू व्हिच द एयर इज कूल्ड डाउन टू अ कंफर्टेबल टेंपरेचर। यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूं ना, एयर कूलर में पानी भर के रख देंगे ऊपर वहां पे, तो इसको कूल डाउन कंडेंसेशन का काम करता है, मतलब इवेपोरेटिंग कूलिंग इसको बोलते हैं। किस टेक्नोलॉजी पर बेस पे पूछेगा तो इवेपोरेटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट इज अ कूलिंग एंड वेंटिलेशन टेक्निक दैट यूजेस वाटर एज इट्स रेफ्रिजरेंट। पानी को एक रेफ्रिजरेंट की तरह यूज किया जाता है इसमें, और पिया भी जाता है बाद में, और पानी को ठंडा रखने का काम करता है यहाँ पे, एज इट इज मेड अप ऑफ क्ले, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये क्ले का बना हुआ, ठीक है। तो इसके यूजेस अगर हम बात करेंगे, इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या फायदे हैं इसके, तो इट इज अ नेचुरल रेफ्रिजरेटर, सबको पता है नेचुरल रेफ्रिजरेटर, ठीक है। एंड इट इज मेड अप प्राइमरी फ्रॉम क्लेस, एंड किस लिए बनाया गया, टू स्टोर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड आल्सो फॉर कूलिंग वाटर, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे मिल्क कूलिंग वाटर, इसके लिए बनाया गया है। इट प्रोवाइड्स नेचुरली कूलनेस देता है टू फूड स्टफ स्टोर्ड विदाउट रिक्वायरिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चल जाता है, जिसको बोलते हैं मिट्टी कूलर, है ना। तो अगर हम इसकी अगर बात करें, देखिए कैसे इन्होंने अपना बताया है कि 10th क्लास फेल है या जो भी इनका स्ट्रगल रहा है, खैर मनसुख भाई प्रजापति नाम है इनका, याद रखना। अगर सिग्निफिकेंस हम बात करेंगे, क्या सिग्निफिकेंस है हम बताएं तो इसका है कि इससे क्या होगा कि जो हमारी पॉटरी कल्चर है ना, ट्रेडिशन, वो रीगेन होगा, यहाँ पे रिवाइव होगा एक तरीके से, और दूसरा की कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी लोगों की रूट्स के प्रति, ठीक है। हम अपने रूट्स में बैक जाएंगे, एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल कंजप्शन भी होगा, कि एनवायरमेंट फ्री तो नहीं पर सस्टेनेबल कंजप्शन जिसकी हम बात करते हैं, सस्टेनेबल कंजप्शन भी इसमें देखा जाएगा, ठीक है। और ये कंपैरेटिवली क्या है, सबसे बड़ी बात कॉस्ट एफिशिएंट है, कंपैरेटिवली चीपर है, कॉस्ट कम है इसकी, आधे प्राइस में मिल जाता है, मतलब 7,000-8,000 के बीच में, इतने आपका रेफ्रिजरेटर नॉर्मल आता है, उसका नेचुरली है ये, ठीक है। अब इसकी इनोवेशन की अगर हम बात करें, इनोवेशन स्कॉलर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम में क्या क्या था, मतलब मिट्टी कूलर रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें, वाज प्रेजेंटेड एट द 4th बैच ऑफ इनोवेशन, 4th बैच ऑफ इनोवेशन का ये रिजल्ट है। और स्कॉलर्स ने क्या किया था इन रेजिडेंस प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम वाज हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन इन 2017, कब ये 2017 में राष्ट्रपति भवन में स्टार्ट मतलब हुआ था, इन अ पार्टनरशिप विद द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जिसको हम बोलते हैं NIF के साथ राष्ट्रपति भवन में 2017 को सेटअप
तक हुआ था। NIF क्या है अगर मैं पूछूं फिर से, तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि ये प्रोग्राम जो द प्रोग्राम सपोर्ट दिस ग्रास रूट इनोवेशन की बात करता था ये प्रोग्राम, जिससे कि इनोवेशन को बढ़ावा मिले जिस तरीके से। एंड इट इज डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड लोकल कम्युनिटीज इन एनी टेक्नोलॉजिकल फील्ड। तो यहाँ पे मनसुख भाई ने अपना पूरी जर्नी बताई, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। आर्टिकल PDF में आपको इसी लेक्चर के नीचे दे दूंगी, जो कि इंटरेस्टिंग होगा, ऐसे बोरिंग नहीं होगा, न्यूज की तरह ही होगा। तो आपको इसी लेक्चर के नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, या आप मेरा फर्स्ट कमेंट पढ़ सकते हैं, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे है इनकी स्टोरी। सेकंड आर्टिकल हम बढ़ चलते हैं, चलिए आसियान की तरफ है। एशियान जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। यहाँ बाकी भी अभी न्यूज में डिस्कस हो रहा था, तो मैंने यहाँ से आपको देखा है। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम, क्या है ये आसियान जो है 24th एशियन इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग इनकी हुई, जिसको बोलते हैं इंडिया SOM करके भी बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? SOM मतलब क्या, अगर बोलूं तो इंडियन सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हुई, वाज होस्टेड इन दिल्ली। कहां पे हुई? दिल्ली में हुई। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम पढ़ लें, इट इज अ रीजनल ग्रुपिंग। एशियान या आसियान क्या है? इट इज अ रीजनल ग्रुपिंग दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। क्या बोला मैंने? इट प्रमोट्स इकोनॉमिक, ठीक, पॉलिटिकल, ठीक, एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इसको आप बोल सकते हो। ओरिजिन इसका अगर मैं बात करूं कहां पे हुआ, कब हुआ, ओरिजिन की बात अगर आप ध्यान से सुने तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1967। कब इसकी स्थापना हुई थी एशियान की? 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड। कहां पे हुई थी? इन बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक में हुई थी, थाईलैंड में। ठीक है, बैंकॉक कब हुई थी? 1967 में। विद द साइनिंग ऑफ द एशियन डिक्लेरेशन के नाम से भी इसको बोला जाता है, जो कि बैंकॉक में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जिसको हमने आसियान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम अगर इसको पूछेगा क्या है, तो क्या बोलते हैं इसको? साइनिंग डिक्लेरेशन। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें बाय द फाउंडिंग मेंबर्स, इसके कौन कौन से हैं अगर हम बात करें एशियन के, नेमली आपको ना ये कुछ मेनली जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे, जिन्होंने स्टार्ट किया था, इसके फाउंडिंग मेंबर आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज थी, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। पहले कंट्रीज अगर मैं बात करूँ ना, लिख लो कहीं पे 5। पहली है आपकी इंडोनेशिया, ठीक। सेकंड आपकी है मलेशिया, थर्ड आपकी है फिलीपींस भी बोलते हैं। फोर्थ आपकी आ गई सिंगापुर, ठीक है, एंड फिफ्थ आपकी आ गई थाईलैंड। ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे। दोबारा से बता दूं, पहला आपका आ गया इंडोनेशिया, सेकंड मलेशिया, थर्ड फिलीपींस, फोर्थ सिंगापुर एंड फिफ्थ थाईलैंड। लिख के रख लेना कहीं पे। इन पांचों कंट्रीज ने मिलकर ये शुरू किया था एंड इट्स चेयरमैनशिप रोटेट्स एनुअली। इसलिए चेयरमैनशिप है ना, वो हर साल रोटेट होती है एनुअली, हर साल के बेसिस पे, बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस पे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो कंट्री पहले आएगी उससे रोटेशन हो जाती है इसकी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम्स ऑफ दिस, इंग्लिश के नाम होते हैं। मेंबर्स की अगर मैं बात कर लूं इसमें, तो एशियन ब्रिंग्स टुगेदर 10 साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स। इसी के साथ 10 रीजनल जो और भी कंट्रीज है जुड़ी हुई है। अब आपको सारे तो नहीं, कम से कम 10 नाम तो याद रखना ही है। और साथ में अगर इसे पूछेंगे पाकिस्तान या आपके आसपास की कंट्रीज हैं क्या, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं कहती कि जो आपने स्टार्टिंग में 5 नाम रखे और ये 10 नाम भी आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भूटान, पाकिस्तान, आपके श्रीलंका ये सब है कि नहीं है। तो इसीलिए आपको मैं 5 नाम बता, अभी 10 नाम उसके साथ जुड़े हुए हैं। एशियन ऑल्सो ब्रिंग्स टुगेदर 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी मिला के रखता है, पास में लाता है। तो आप उस कंट्रीज के नाम आप याद रख लो कौन कौन से है, मैं लिखवा देती हूँ आपको। पहला है ब्रूनी, सेकंड है कंबोडिया, थर्ड है इंडोनेशिया, फोर्थ है लाओस, फिफ्थ है मलेशिया, सिक्स्थ है म्यांमार, सेवंथ है फिलीपींस, एट्थ है सिंगापुर, फिर है आपका थाईलैंड और 10th है आपका वियतनाम, ठीक है। ये 10 वियतनाम इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन में ये सब है। तो और मैंने स्टार्टिंग में बताया इसकी घटना क्यों हुई थी, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सिक्योरिटी, ये 3 इसके मेन पिलर थे, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, क्या है इंपॉर्टेंस, पूछे कि इंडिया का ऐसा ग्रुप है या नहीं है। अब मैं बताती हूँ उसमें कि पाकिस्तान है, नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज है। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करूँ, एशियन कंट्रीज हैव अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 650 मिलियन पीपल एंड कंबाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की अगर बात करूँ तो 2.8 ट्रिलियन बन जाती है इसकी। अगर ग्रुप मिला दिया जाए इनको, तो इनकी पॉपुलेशन की जो जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बन जाता है 2.8 ट्रिलियन। कितना? 2.8 ट्रिलियन, ठीक है। तो अब इसमें मैं बात करती हूँ इंडिया की कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, बिकॉज इंडिया इज, इसका जो है इट इज इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का जो ये एशियन ग्रुप है 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया का ये एशियन ग्रुप 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मेंबर कंट्री मैंने बता दी आपको 10 है, फाउंडर कंट्री मैंने आपको बता दी 5 थी, ठीक है। अब इंडिया का क्या लेना देना है इसका, इंडिया डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इंडिया इनसे ट्रेड करता है, ठीक है। और क्या है, पाकिस्तान है, नहीं है, आपके आसपास की कंट्रीज हैं, नहीं है, श्रीलंका वगैरह नहीं है इसका पार्ट, ठीक है। तो अगर इंडिया का क्या है, ये क्या है, इट इज इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, विद अबाउट यूएसडी डॉलर की अगर हम बात करें कितना, 86.9 बिलियन का ट्रेड करता है इंडिया इनसे। कितना करता है? 86.9 बिलियन का ट्रेड जो है इंडिया इनके साथ करता है। कितना इंडिया ट्रेड करता है, दोबारा बता दूं, 86.9। फैक्ट्स याद नहीं आते, मतलब ये नंबर्स फिगर्स नहीं आते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेंबर कंट्री कौन है, फाउंडर कंट्री कितनी और क्या इंडिया इसका पार्ट है या क्या आपके पाकिस्तान पड़ोसी देश के पार्ट है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे हाल ही में क्या हुआ कि अभी एक मीटिंग हुई जो कि अभी रिसेंटली डिस्कस हुई, तो 24th एशियन इंडियन सीनियर ऑफिशियल मीटिंग, जिसको एसओएम कहते हैं, वो हुई। इंडिया एंड एशिया सेलिब्रेटेड द 30th एनिवर्सरी ऑफ द डायलॉग रिलेशन। इन्होंने 30वीं हमने एक तरीके से डायलॉग रिलेशन मीटिंग सेलिब्रेट की। अर्लियर द सेकंड एशियन डिजिटल मिनिस्टर ADGMI जिसको बोलते हैं मीटिंग विद इंडिया हेल्ड वेयर 2 साइड्स फाइनलाइज इंडो
एशियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशन इन द फील्ड। हमने आगे आने वाले भविष्य की जो हमने उसकी चर्चा रखी, क्या क्या हम पॉइंट्स है। अब इसमें क्या है, 3 इसके हाईलाइट समझ में आते हैं, सामने आते हैं, इसके 3 हाईलाइट थे सामने आते हैं। जो बात करूं 3 हाईलाइट थी, की पॉइंट जिसकी बात करें वो 3 थी। पहली अगर मैं बात करूं क्या सामने आया निकल के, 3 पिलर्स पर काम करता है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी जिसमें मैंने बताया, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ठीक। सेकंड आपकी इकोनॉमिक, जो मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ, इकोनॉमिक ट्रेड है ना, बिकॉज। और थर्ड आपका सोशियो कल्चर, याद रहे वियतनाम इसका पार्ट है, तो पॉलिटिकल सिक्योरिटी। तो ये पिलर, इसलिए मैं इन्फॉर्मेट 3 पिलर्स निकल के सामने आते हैं, ठीक है। द मीटिंग डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेप्स फॉर फर्दर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एशियन इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2021-2025। इंडिया का जो एशिया का जो प्लान है फर्दर जिसको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं वो क्या है, 2021 से लेकर के 2025 तक का प्लान है इंडिया का, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स के लेकर के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ट्रेड से रिलेटेड होगा। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड, हम देख लेते हैं कि वो क्या क्वेश्चन था और किस चीज के बारे में था, वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ये आपको पता है कि कंट्रीज कौन कौन सी थी, ये फाउंडिंग कंट्री थी, आप उसको दे दिया मैंने, आपको पता होना चाहिए कौन कौन कंट्रीज थी। अच्छा 2018 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंट्रीज। इसमें ऑप्शंस थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान। फ्री ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन से थे इसमें से हमें देखना पड़ेगा, और हमारा सही आंसर था इसमें सी, मतलब फर्स्ट 3, 4 और 5। सेकंड नहीं था, कनाडा नहीं था, याद रखना कौन कौन से नहीं थे, कनाडा नहीं था और आपका यूएसए भी नहीं था, ठीक। बाकी आपका आंसर सही था। फर्स्ट था आपका, थर्ड था आपका चाइना भी था, फोर्थ आपका क्या था, इंडिया भी था, ठीक है, फिफ्थ आपका जापान भी था। और कौन से नहीं थे जो कंट्रीज फ्री ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन सी नहीं थी, कनाडा और यूएसए नहीं थे, ठीक है, याद रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीट करके पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है I2U2 इनिशिएटिव, जो रिसेंटली न्यूज में रहा है, ठीक है। I2U2 पता भी होगा, मैंने बताया भी, डिस्कस भी किया था पिछले न्यूज में, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ ये, ठीक है। जैसा कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे I2U2 क्या है, I2 से इजराइल और इंडिया, U2 से UAE और USA, ठीक। I2U2 मूवमेंट है, क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। एज अ पार्ट ऑफ I2U2 इनिशिएटिव, इंडिया एंड इजराइल, UAE एंड द US विल होल्ड इट्स फर्स्ट वर्चुअल समिट इन जुलाई 2022। पहली इसकी वर्चुअल समिट होने जा रही है, कब होगी, जुलाई 2022। अभी हुई नहीं है, फर्स्ट वर्चुअल होगी समिट 2022 में होगी, ठीक। कब होगी, जुलाई 2022 में इसकी बैठक होने जा रही है वर्चुअली, ठीक। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या है ये। ओरिजिन इसका क्या है, I2U2 वाज इनिशियली फॉर्म्ड इन अक्टूबर 2021। कब फॉर्म हुआ था, 2021 में ये फॉर्म हुआ था, 2021 में ये फॉर्म हुआ था इनिशियली। और इसकी मीटिंग कब होने जा रही है, जुलाई 2022 में वर्चुअल मीट होगी, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें, अक्टूबर 2021 में इसका इनिशिएटिव हुआ था, ठीक है। फॉलोइंग आर द इब्राहिम अकॉर्ड बिटवीन इजराइल एंड UAE टू डील विद इश्यूज कंसर्निंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट इन द रीजन। अब आप बोलोगे इब्राहिम अकॉर्ड क्या है, इब्राहिम और कुछ नहीं है, वही था जिसके साथ इजराइल ने अपने रिलेशंस UAE के साथ इंप्रूव किए हैं, इसको हम बोलते हैं इब्राहिम अकॉर्ड्स, ठीक है। नहीं तो आपको पता होगा कि ये मुस्लिम कंट्रीज में थोड़ा मतलब रहता है, तो खैर। बट अब इसका क्या उद्देश्य था कि मैरीटाइम रिलेशन, मैरीटाइम मतलब पानी से आपका जो समुद्री है सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट इन दिस रीजन जो है उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। और ऐसा इसलिए है इंपॉर्टेंट बिकॉज 1994 के बाद ना UAE ने पहली बार गल्फ कंट्रीज ने, मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने पहली बार किसी कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया है, और वो कंट्री कौन सी थी, इजराइल। तो अब इंडिया जो है डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली इजराइल का साथ दे सकता है, और उसमें UAE वगैरह वालों को कंट्रीज को इतनी दिक्कत नहीं होगी जो कि पहले होती थी, क्योंकि वो खुद इस मेंबर का पार्ट है, ठीक है। तो अब हम इसकी अगर लोकेशन देखेंगे मैप वर्क में, अगर आपको दिखाऊं तो आपको मैप वर्क जाकर आप मैप वर्क में देखना लोकेशन कहां पे है इसकी, ठीक है। एट द टाइम इट वाज कॉल्ड एज इंटरनेशनल फोरम ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, दैट वाज रेफर एज द वेस्ट एशियन, इसको वेस्ट एशियन भी बोला जाता था, क्वाड, इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जाता है, ठीक है। वेस्ट एशियन क्वाड जैसे क्वाड की तरह एक तरीके से, क्वाड में तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, लेकिन इसको एक वेस्ट एशियन क्वाड भी नाम दिया गया, चाइना इसको ऐसे बोलता है, या इसका दूसरा नाम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो I2U2 का इनिशिएटिव क्या है, इट्स अ न्यू ग्रुपिंग ऑफ इंडियन इजराइल UAE रिलेशनशिप, अच्छे से हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और इसमें भी अगर हम बात करें I2U2 मैंने बता दिया किसके लिए स्टैंड करता है, I 2 डबल आई है, तो इंडिया और डबल आई की अगर हम बात करें I2 है ना, तो I2 से क्या है, इंडिया और इजराइल, U2 मतलब UAE और US, ठीक है। सो दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट विद which we can tell that geopolitical changes are going to happen in this region. This will not only री-एनर्जाइज ऑफ द सिस्टम अलायंस की तरह एक काम करता है, जो कि स्टिच करता है पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ, दैट डिड नॉट एग्जिस्ट प्रीवियसली, पहले ये एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अभी एक तरीके से हम धीरे-धीरे इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एडवांटेज फ्रॉम इब्राहिम अकॉर्ड, इंडिया विल गेट एडवांटेज ऑफ द इब्राहिम अकॉर्ड टू डीपन एंगेजमेंट विद इजराइल विदाउट रिस्किंग इट्स प्राइस ऑफ UAE एंड द अदर अरब स्टेट। इससे क्या है, इंडिया के रिलेशन इजराइल के साथ वो काम कर पाएंगे, बिकॉज UAE खुद इसमें इनिशिएटिव पार्टिसिपेंट है, और बाकी कंट्रीज को जैसे इजराइल के साथ प्रॉब्लम है, इराक या कुछ कंट्रीज हैं, तो उसके साथ इंडिया के टाइज खराब नहीं होंगे एक तरीके से। बेनिफिट इसका अगर मैं बोलूं क्या है, इंडिया क्या है, इससे क्या होगा, मैसिव कंज्यूमर मार्केट है, आपको पता है इंडिया जो है मैसिव कंज्यूमर मार्केट है, इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, आपको पता है पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इंडिया को बहुत बेनिफिट होने वाला है। इट्स अ मैसिव प्रोड्यूसर ऑफ हाई टेक एंड हाईली सॉट, आपको पता है इंडिया क्या है एक तरीके से काफी ज्यादा प्रोडक्शन, मतलब इंडिया के लिए अच्छी है। वो क्या करता है कि इंडिया क्या है, हाई टेक सॉर्ट आफ्टर गुड्स। अब बताओ कि ये क्या है, ये सॉफ्ट गुड्स कौन सी होती है, सॉफ्ट गुड्स वो होती है जैसे जो अच्छी क्वालिटी की टेक होती है वो है गुड्स, एज वेल एज इंडिया विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ग्रुपिंग। इंडिया को बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज अलायंस की अगर हम बात करें, इट विल हेल्प इंडिया इन बिल्डिंग अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस होगा, सोशल अलायंस होगा, एंड सिक्योरिटी तो नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अलायंस होगा। अब इसी से रिलेटेड आपका एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, तो उसको मैं जल्दी से बता देती हूँ, आपको PDF आपको मिल जाएगी, आप इसकी चिंता ना करें।
तो 2016 में से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफन अपीयर्स इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज, उस कंट्री के ग्रुपिंग को क्या बोला जाता है? इसका आंसर था, राइट आंसर था आपका आसियान, एशियान। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, चलिए मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा किससे रिलेटेड है? 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO। ठीक है, कितनी? 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO, इसकी हम बात कर लेते हैं जल्दी से। फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ है 10 दशक में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड द मेंबर्स ऑफ द WTO, जो WTO के मेंबर्स थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हैड फाइनलाइज्ड अ हिस्टोरिक डील एट 12th, जैसे दिख रहा है 12th एट 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसको बोलते हैं मैक 12 करके भी इसको बोला जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मतलब मैक क्या, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12th। तो इसके मेजर आउटकम्स क्या रहे, क्या हुआ, इसका आउटपुट क्या क्या निकल के सामने आया, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये 12 से 13 जून के दौरान चल रही थी, अभी रिसेंटली हुई है। तो मेजर आउटकम्स क्या है इसके, कि हमने इसमें देखा कि ट्रिप्स का वेव ऑफ कर दिया। ट्रिप्स क्या होता है? एक तरीके से ट्रिप्स, TRIPS, ट्रिप्स नाम से पता चला, टी से क्या हुआ? ट्रेड है ना। तो क्या है? ट्रिप्स एक ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे, इसको की वेव ऑफ कर दिया, वेव कर दिया। क्या है, दोबारा बोल दूं, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड, आ से रिलेटेड, आई से इंटेलेक्चुअल, पी से प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रिप्स PR, तो आर से आपका क्या हो गया यहाँ पे राइट्स, इसको वेव ऑफ कर दिया। वेव ऑफ मतलब एक तरीके से हटा दिया या वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, वेव ऑफ कर दिया। तो इसके पहले अगर हम पहली चीज देखें, इसके अंतर्गत क्या होगी कि अग्रीमेंट साइन हुआ है, कुड बी रीच ओनली ऑन वैक्सीन, एक वैक्सीन से रिलेटेड साइन हुआ है, जो कि बोलता है कि ग्लोबली जो हमें वैक्सीन है पहले उसका पेटेंट कराना पड़ता है, और क्या हो रहा है कि पैंडेमिक के चलते कई कंट्रीज इनको जरूरत है, वो उसको पेटेंट कराने की अब जरूरत नहीं रहेगी, वो डायरेक्टली विदाउट प्रीमियर पे किए भी वैक्सीन जो ट्रांसपोर्ट में दे सकती है उसकी। ठीक है, तो एक तरीके से वेव ऑफ हो गया, एक तरीके से पे बिना आप बाद में पे कर सकते हैं, प्रीमियर बाद में पे कर सकते हो, लेकिन आप पहले वैक्सीन पहुंचाइए, इसमें हुआ थेरेपी। ठीक है, अगर बात करें, एन एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड ओनली वैक्सीन्स बट नॉट ऑन डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक्स। स्टिल द एग्रीमेंट ऑन पेटेंट वेवियर ऑन कोविड-19 वैक्सीन्स विल अलाउ डेवलपिंग कंट्रीज टू वेव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस ऑन द वैक्सीन्स विदाउट द पेटेंट होल्डर्स परमिशन। विदाउट द पेटेंट होल्डर परमिशन का मतलब क्या है कि उनको अभी उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, पहले पे करना पड़ता था प्रीमियर, उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर सकते थे। और डेवलपिंग कंट्रीज की बात की गई यहाँ पे, अगर वैक्सीन किसी को पहुंचानी है, जैसे कोविड-19 का टाइम था, तो इसलिए। सेकंड बात अगर मैं बात करूं, इसमें क्या है, सेकंड, पहला तो वैक्सीन से रिलेटेड हो गया। सेकंड अगर मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड क्या था, फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, खाद्य संकट भी आपको पता है कि बहुत अभी चल रहा है। तो इसमें एक चीज सामने आई है कि एक चीज ये बोली गई है कि जो अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसी देश को बोल रहा है कि अनाज देने को, कि हमें अनाज चाहिए जो कि नॉन कमर्शियल पर्पज से वो मांग रहे हैं, मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मांग रहे हैं, उनके पास खाद्य संकट एक्चुअल में है, बेचने के लिए नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पर्पज से अगर उससे मांगा जा रहा है, कहीं पर भी पर्पज से, कहीं पर भी फूड की अगर शॉर्टेज है, तो कोई देश उनको मना नहीं करेगा, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, अंडर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जैसे आपको पता है इंडिया ने क्या बोला था रिसेंटली, डेवलपिंग कंट्रीज ने, कि हम पहले अपनी कंट्रीज को देखेंगे, अपने अंदर इंटरनल हालात को देखेंगे। हालांकि यहाँ पे एक और चीज बोली गई है कि हालांकि आप अपनी इंटरनल सिक्योरिटी फूड को पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं, ये बात भी इसमें रखी गई है। ठीक है, आपके पास सरप्लस नहीं है तो आप सरप्लस कर सकते हैं, पहले आप अपना खाद्य संकट बढ़ा सकते हैं, पहले मतलब खाद्य संकट नहीं, अपना खाद्य उत्पादन सरप्लस में आप डाल सकते हैं, उसके बाद लेकिन अगर आपके पास बचता है ना फूड, तो आप उसको मना नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, पर आप WTO को देंगे अगर जरूरत है तो। ये बात इसमें डिस्कस की गई है। ठीक है, दूसरा, एक जो इंडिया सब्सिडी देता है ना, एग्री सब्सिडी जिसको बात करते हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडी, उसको लेकर भी रोक नहीं लगाई जाएगी इसमें। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव आउटकम है। रिसेंटली आपने देखा होगा इंडिया ने बोला था कि हम अपने फार्मर्स को ज्यादा सब्सिडी देते हैं, पर WTO ने इसमें आपत्ति जताते हैं हमेशा। वैसे फिशर्स के लेकर के इंडिया ने बोल दिया कि हम भी अपने फिशर्स को सब्सिडी देना चाहते हैं, तो उनको वर्ल्ड WTO ने बोलता है कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते एग्रीकल्चर, क्योंकि इससे क्या होगा कि बाकी कंट्रीज इनको जरूरत होती है, वो अगर सब्सिडी देने लगे तो उनकी वजह से डेवलप कंट्रीज है, उनके वहां पे पैटर्न अलग है, तो एक तरह से भेदभाव आप दे सकते हैं। पर इंडिया की फेवर में एक तरीके से आप बोलोगे सब्सिडी आप दे सकते हैं। मतलब दूसरा, अगर इंडिया की बात करें ना, जो सब्सिडी देता है, एग्री सब्सिडी इंडिया देता है, उसको लेकर भी रोक नहीं लगाई गई है इस पे, तो ये एक पॉजिटिव आउटकम उसको देख सकते हैं। अब एक और बात है इसमें, अब ई ट्रांसमिशन मॉनिटरिंग की भी इसमें बात रखी गई है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, 2 और 3 जून की बात की थी। ई मॉनिटरिंग क्या होता है, जैसे आपके वीडियो गेम्स हैं या आपकी ई बुक्स हैं, 1991 के दौरान 90s के टाइम था, तब उसमें छूट रखी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे ई कॉमर्स इतना चलता नहीं। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज की वीडियो गेम्स में आपको इतने मिलेंगे, एक मूवीज आपकी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, वीडियो गेम्स जा रही है दूसरी जगह, ऑडियो बुक्स भी आजकल आपको देखना वो ई कॉमर्स में आ जाता है ना। तो ई को अगर हम बात करें, कंटिन्यू रखा गया है। हालांकि इंडिया चाहता था कि मॉनिटरिंग हटा दिया जाए, बट हमें इसे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हम इस टॉपिक को उठाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो पहले से चला आ रहा था। ठीक है, तो पहले भी डिस्कस किया गया था इसी मंथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडियो बुक्स वगैरह। तो किसी देश को मतलब किसी देश को दूसरे देश में जा रहे हैं वीडियो गेम, जैसे आपको पता है बेस्ट एग्जांपल, एक देश में ये डेवलप हो रहे हैं, दूसरे देश में बेचे जा रहे हैं, तो कई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते हैं। तो ये 90s में जो मॉनिटरिंग था वो रह गया था, तो इसके बाद ये धीरे धीरे हो रहा था। इस टाइम पर अगर हम बात करें, ई ट्रांसमिशन इतना होता है 90s की अगर हम बात करें, तो बाकी फिशर्स पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है। हाँ, जो इलीगल प्रोहिबिटेड अनरिपोर्टेड फिशिंग है उसे तो रोका जाएगा, जैसे फिशर्स के जो प्रोहिबिटेड उन पर भी रोक नहीं लगाई गई। अगर इलीगल है उस पर है, अनरिपोर्टेड फिशिंग हो रही है तो उस पर है, रोका जाएगा। लेकिन बाकी जो एरिया है इंडिया के लिए ठीक ही रहा है, इसको कुल मिलाकर हम बोले तो इंडिया के फेवर में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे WTO, दिस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्या अगर हम बात करें कि कब हुई थी, तो ये क्या थी, एक रेगुलेटरी, इसकी बात करें रेगुलेटरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नेशन है, बिटवीन 1995 में बना गया था ये। ठीक है, ये कब बना था, 1995 में, पहले ही बता चुके, पिछले मेरे जून के आर्टिकल रिपीट हो रहा है, 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था WTO। ठीक है, अंडर दी मार्केट
मार्केट एग्रीमेंट था इसका, ठीक है। तो कौन सा एग्रीमेंट साइन बिटवीन 124 नेशन, 124 नेशन के बीच में ये साइन हुआ था, रिप्लेसिंग गैट। ये 1995 में गैट को हमने रिप्लेस किया था, नाम बड़ी बार सुना होगा आपने गैट। पहले गैट हुआ करता था, गैट का मीनिंग क्या था, रिप्लेसिंग गैट, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को हटा करके 1995 में क्या बना था आपका, WTO, ठीक। 1995 में याद रखना, ठीक है। कंट्रीज इसकी कितनी थी, 164 मेंबर्स, 164 कंट्रीज थी जो मेंबर्स थी, एंड 23 जो कंट्रीज थी वो थी ऑब्जर्वर कंट्री। 160 में बता दो 164 कंट्रीज कितनी थी मेंबर्स, और 23 कंट्रीज जो थी वो ऑब्जर्वर करती थी गवर्नमेंट। लाइक ऑब्जर्वर में कौन कौन से आ गए, एग्जांपल दूं, ईरान, इराक, भूटान, लीबिया एक्सेट्रा, ऑब्जर्वर कंट्रीज का दर्जा मिला 23 कंट्री का। हेडक्वार्टर पे पूछेगा इसका कहां पे, तो जिनेवा में है। जिनेवा आपको पता होगा कहां पे है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कहां पे है, स्विट्जरलैंड में है। गॉट इट, समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। रिसेंटली मैंने इंडिया को आपको बताया था, वन लाइन में पीछे 2 कंपाइलेशन में बताया था, और अभी फिर से न्यूज में आ रहा है कि इंडिया क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया ने 3rd रैंक हासिल किया है। 3rd है इंडिया, याद रखना। डेट और इंडेक्सेस जो जितने भी आपको मिलते हैं, पॉइंट एक पेज बना के रख लो, आपको वहां पता चल जाएगा। इंडिया का EPI जो इंडेक्स था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्सेस, उसमें इंडिया को 180 में से 180 रैंक मिला, जो कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को 5th को मैंने रिलीज किया था, वो भी याद रख लेना। इसके अलावा इंडिया का 3rd रैंक किसमें है, ये आपको रैंक्स पता होने चाहिए इंडिया के किसमें क्या है। अभी रिसेंटली आपको पता है डेनमार्क और उसका वो रैंक फर्स्ट रखा गया था, जो मैंने कल की न्यूज में बताया था। इतने इंडेक्सेस आपको पता होने चाहिए। तो इसमें हम बात करते हैं रैंक 21। रैंक 21 आपको पता चल रहा है क्या है नाम, रैंक मतलब रिन्यूएबल, और 21 मतलब 21वीं सदी को दिखाता है, ठीक है, 21st सेंचुरी को दिखाता है, इसलिए नाम पड़ गया रैंक 21। इसके अंतर्गत हम अगर बात करें रिन्यूएबल 22 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, पहले भी डिस्कस करिए कंपाइलेशन में मैंने, इंडिया का जो रैंक है याद कर लो कि ये नोट ही कर लो कहीं पे। तो इंडिया रैंक 3rd इन द रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021। पहला कौन सा रहा आप पूछोगे तो पहला आपका कौन था, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो कौन था, चाइना, ठीक। सेकंड था आपका रशिया, 2021 में इंस्टॉल किया था रिन्यूएबल एनर्जी, सबसे ज्यादा चाइना, फिर रशिया, 3rd इंडिया था, ठीक है। तो अच्छी बात है इंडिया के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबल 2020 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट पब्लिश बाय रैंक 21 रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर दी 21st सेंचुरी, ये इसको बोलते हैं क्या, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर दी 21st सेंचुरी। अब रैंक के बारे में अगर हम बात करें, ओरिजिन कहां पे होता है इसका, इट वाज क्रिएटेड इन 2004। इट वाज क्रिएटेड इन 2004। कब स्टार्ट हुई थी, 2004 में स्टार्ट हुई थी, एज एन आउटकम ऑफ दी बॉन 2004, बॉन में हुई थी 2004 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई थी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। और रैंक 21 इज द ओनली रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी जहां पे आपको मिलेगा साइंस मिलेगी, साइंस के लोग कोलैबोरेट हुए हैं, गवर्नमेंट के लोग कोलैबोरेट हुए हैं, और एनजीओज भी कोलैबोरेट हुए हैं। तो इट इज द ओनली रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी ऑफ दीज एक्ट्स टुगेदर, साइंस, गवर्नमेंट, एनजीओज और इंडस्ट्रीज भी इसमें शामिल हुए हैं, कीपिंग द ट्रैक ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंट इन रिन्यूएबल सेक्टर, ठीक है। रैंक 21 का नाम मैंने आपको बताया क्या इंडिकेट करता है, 21 का इंडिकेट करता है आपका 21st सेंचुरी, ठीक। गोल क्या है इसकी अगर मैं बात करूं, उसका गोल क्या है, इसका वाई न्यूज है क्या, वो तो मैं बाद में बताऊंगी। और रैंक 21 आपका क्या है, प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। नेशनल सोलर मिशन, ये NSM, NEHM, COP26, ये सब आपके, ये वाला आपका प्रीलिम्स के लिए बन जाता है, और ये वाले मेंस के लिए बन जाते हैं, ठीक है। आप ये भी देख लेना, मैंने आपको बताया हुआ है इसमें, ठीक क्या। तो अगर हम बात करें गोल क्या है इसका, गोल में बात करें इनेबल डिसीजन मेकर्स टू मेक द शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी हैपन नाउ, ताकि हम रिन्यूएबल की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर सकें, ये इसका गोल है, ठीक है। व्हाट डज द रिपोर्ट से, रिपोर्ट क्या बोलती है, अब हम रिपोर्ट की अगर बात करें कि रिपोर्ट क्या बोलती है इसकी, ठीक है, की हाइलाइट्स अगर हम बोले ग्लोबल रिपोर्ट, तो रिपोर्ट बोलती क्या है इसमें, इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो क्या है, इंडिया अगर हम जैसे मैंने आपको बताया इंस्टॉल 4 गीगावाट, GW इसको बोलते हैं, GW, ठीक है। इंडिया ने इंस्टॉल किया 4 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन 2021, 4 किए इंडिया ने, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ओवरऑल कंट्रीज एडेड अराउंड 3416 गीगावाट ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन 2021। राइज अगर हम बात करें इसमें हमें थोड़ी सी राइज देखने को मिली, कितने प्रतिशत, 11% की हमें इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिली है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर की हम बात करें। इसी से रिलेटेड आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, हम डिस्कस कर लेते हैं। PDF आपको मिल जाएगी, टेंशन वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये भी थे, एक पहले मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू 2017। तो इसमें पूछा गया है कि क्या है, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन, ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर द टीवी चैनल्स ऑफ द कंट्री, एक्सपोर्टिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज, परमिटिंग फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेट अप कैंपस। तो इसका आंसर क्या है, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन कंट्री। तो रेंज से रिलेटेड यही बन जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, मोमेंटम ऑफ चेंज, जिसको बोला गया मोमेंट ऑफ चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो UNFCCC सेक्रेटरीट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बन जाता है सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। सेंट पीटर्सबर्ग दिख रहा है ना, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। ये कब से कब तक हुआ था, 2 से 5 जून, पर अभी रिसेंटली इसका क्या है 15 से 18 जून के बीच में कंडक्ट हुआ था। कल ही की बात करूं अगर मैं, वो डिस्कस कर रहे थे हम कि क्या है, जैसे आपको ये पुतिन दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये क्या कह रहा था यहाँ पे, क्या है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट था न्यूज में, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग आपको पता है कहाँ पे है, सेंट पीटर्सबर्ग आपको पता है रशिया में है। तो रशिया में जो पुतिन है ना, वो जो स्पीच देते मैं आपको दिखाऊंगा अगर यहाँ पे, तो ये हर साल मतलब एक तरीके से मैं अगर बताऊँ ना यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं अब बात करूँ यहाँ पे कि क्या होता है कि
ये क्या है, एक इकोनॉमिक फोरम है ना, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है, और इसकी मीटिंग हुई 15 से 18, कब 15 से 18 ये सारी मीटिंग हुई। और एक क्वेश्चन आपको बताऊं, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको याद कर लो आप, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, कौन सा, सेंट पीटर्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। मेंस के लिए तो नहीं, पर प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस बार जो गेस्ट कंट्री थी ना, इस बार जो गेस्ट कंट्री थी वो है इजिप्ट। कौन सी? इजिप्ट थी गेस्ट कंट्री, इजिप्ट, ठीक है। इससे पहले भी अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया भी गेस्ट कंट्री रह चुका है 2017 में, और उसमें कौन थे? मोदी जी इनवाइटेड थे एज अ गेस्ट कंट्री। ठीक, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, आईएससी से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, ईसी, इलेक्शन कमीशन वांट्स पीपल टू रन फ्रॉम वन सीट। कहने का मतलब क्या, इलेक्शन कमीशन ने बोला है पीपल्स टू रन फ्रॉम वन सीट। इसको आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। द हिंदू का आर्टिकल हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो इसमें क्या है, इन रीसेंट इंटरेक्शन विद द लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी इन द लॉ मिनिस्ट्री, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, कौन? राजीव कुमार ने क्या मेड द पुश फॉर द रिफॉर्म ऑफ द फर्स्ट प्रपोज 2004 में ये प्रपोज हुआ था, रिवाइविंग अ नियरली 2 डेकेड ओल्ड प्रपोजल, 2 दशकों पुराना ये प्रपोजल है। कमीशन हैज मेड अ फ्रेश पुश, उन्होंने फ्रेश बनाया रिसेंटली इसको, लेजिस्लेटिव से रिलेटेड था ये, कि 1996 द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट वाज अमेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट अ पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग पोस्ट फ्रॉम वन मोर देन 2 सीट्स, जो कि बोलता है कि 2 सीट ज्यादा उसमें उसको रिस्ट्रेन करता था। तो इसको हम यहाँ इसको एक तरीके से अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि इसको इसी वांट्स पीपल टू रन फ्रॉम वन सीट, ये एक तरीके से आपका इसमें न्यूज में रहा है आपको, ठीक है। जल्दी से अगर मेरे को डिस्कस करना है तो क्या है, रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, हैज मेड अ फ्रेश पुश फॉर अमेंडिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 आरपीए, जिसको बोलते हैं एक्ट कौन सा, 1951, टू बार पीपल फ्रॉम कंटेस्टिंग फ्रॉम मोर देन वन सीट एज एन अल्टरनेटिव। Hefty fine should be imposed on those vacating one of the constituencies and forcing a bypoll. As per Sanction 33 का अगर हम clause 7 पढ़े of the RPI, one candidate can contest from a maximum of 2 constituency. एक कैंडिडेट सिर्फ 2 constituency, maximum से ज्यादा नहीं. More constituencies were allowed until 1996. 1996 तक तो क्या था कि आप ज्यादा constituency से भी लड़ सकते थे, लेकिन बाद में restrict कर दिया. When the RPI was amended to set up the cap of 2 countries, 2 constituencies ज्यादा, issues क्या थे with the present प्रीवियस, अगर हम इसकी बात करें प्रोविजंस का, inconsistencies in RPI section 70 of RPI bar, candidate from representing 2 constituency in the Lok Sabha State Assembly, meaning that if a candidate won both seats, he or she is legally mandated to vacate one of the seats in favor of the other. अगर वो दोनों जीत लेती तो उनको एक वैकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। Stay on public exchequer in the other constituency in which the seat has been vacated, a by-election would be automatically triggered immediately after the general election. जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद वहाँ पे इमीडिएट इलेक्शन वहाँ पे करवा दिए जाएंगे, ठीक है। बाय इलेक्शन वुड बी ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड इमीडिएटली आफ्टर द जनरल इलेक्शन, ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट इसका क्या होगा कि नेगेटिव इंपैक्ट अगर हम बात करें, इट फर्दर कॉजेस वाटर फैटिग, ट्रैवलिंग कॉज ज्यादा पड़ेगा, इट लूज इंटरेक्ट, लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें क्या होगा, एक तरीके से लूज हो जाएगा। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट 1990 एंड दी 170th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म 1999 की अगर हम बात करें, हैड आल्सो इंक्लूडेड रिकमेंडेशन फॉर रिस्ट्रिक्टिंग वन कंटेस्टेंट टू वन सीट ओनली, ये भी रिस्ट्रिक्ट करने की बात है कि एक ही सीट पे। तो सो द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज द नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी अगर से पूछ लिया जाए कौन है इलेक्शन कमीशन की, मतलब इसमें जो द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज द नोडल एजेंसी इन द गवर्नमेंट टू डील विद द इशू रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, ईसी। समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, इंडिया ड्राइव्स लैंडमार्क टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हम डिस्कस कर लिया, इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करने वाली। बढ़ते हैं दूसरा, UNHRC रिलीजेस द एनुअल रिपोर्ट ऑफ ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट, मैंने डिस्कस कर लिया, इसको भी दोबारा मैं डिस्कस नहीं करूंगी, ऊपर डिस्कस कर लिया। Parliamentary Standing Committee on Commerce presented a report titled Promotion and Regulation on E-commerce in India. इसको हम देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। Critical data regarding e-commerce has not been collected and maintained by the government. इसकी बात चल रही है यहाँ पे। Draft e-pharmacy rules have not been finalized. Mandatory GST registration has placed undue burden on small sellers. कहने का तात्पर्य इसमें है कि छोटे जो MSMEs होते हैं उनके ऊपर बर्डन हो जाता है इसका, जो GST के टैक्स की अगर हम बात करें। बड़े बिजनेस तो हम आराम से कर लेंगे, लेकिन छोटे लोग, हर जगह इंटरनेट फैसिलिटी तो होती नहीं है, तो छोटे बिजनेस कैसे ई-कॉमर्स कर पाएंगे, तो ई प्लेटफॉर्म पर कैसे आ पाएंगे। तो करंट FDI पॉलिसी इज लिमिटेड in addressing anti-competitive practices in in the e-marketplace. तो रिसेंटली जो वेंकैया नायडू के सामने वो रिपोर्ट रख रहे थे, वो पढ़ रहे थे, तो वेंकैया नायडू भी उनको देख रहे थे, कहते हैं कि अग्री करते हैं कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म हर जगह अवेलेबल नहीं होते छोटे वेंडर्स के लिए, छोटे MSMEs के लिए। ट्रीटमेंट ऑन पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा विद इन द सेम फ्रेमवर्क इज नॉट कंड्यूसिव। रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या-क्या रिकमेंडेशन रखी गई है, इन शॉर्ट, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ई-कॉमर्स कंपनीज, टेक स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एंटाइटल्स दैट एक्ट gatekeeper platforms and set a threshold for qualifying as gatekeeper, stringent regulation in the e-pharmacy sector, FDI policy should not differentiate between foreign and Indian marketplace। इसमें ये बोला गया कि फॉरेन
इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंडिया की, जैसे आपको पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस 2 महीने में इंडिया का 60% हो गया था, मतलब डायरेक्ट ठीक तरीके से। तो उसमें क्या है कि भेदभाव ना हो इंडियन छोटे फॉरेन कंट्रीज के बड़े बैंक के बीच में, और इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसमें मतलब डिफरेंशिएशन ना हो, ठीक है, इंडियन के और फॉरेन के बैंक के साथ। अ डिजिटल मार्केट डिवीजन शुड बी क्रिएटेड विद इन द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ ICCE टू ब्रिज द एग्जिस्टिंग गैप्स इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स ऑफ डिजिटल मार्केट्स, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग क्लियर गाइडलाइंस क्लियर दी जाए रिगार्डिंग द यूज एंड शेयरिंग ऑफ डेटा जनरेटेड ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ सबस्टैंडर्ड काउंटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन द प्लेटफॉर्म। जैसे आपको पता ओनिडा, ONDA, ONGC, मतलब रिसेंटली जो इंडिया का जैसे बोला था फ्लिपकार्ट को पीछे कर देगी अब इंडिया की आ गई गवर्नमेंट की द्वारा स्कीम। बट बात ये है कि छोटे स्टेट्स की अगर हम बात करें वहां पर डायरेक्टली इंटरनेट सर्विसेज नहीं होगी, कई जगह ये मतलब रूट लेवल पे इसको सपोर्ट किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। फॉरेन FDI की अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, तो फॉरेनर्स और इंडियन के बीच मार्केट प्लेस में कंपटीशन मतलब प्लेटफॉर्म दिया जाएगा इक्वल। एक्सटेंडेड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपोजिशन स्कीम्स टू ऑनलाइन सेलर्स सब्जेक्ट टू द टर्नओवर थ्रेशोल्ड ऑफ 1.2 करोड़, मतलब वो टर्नओवर डिवाइड करते हैं 1.5 लाख करोड़ कितना दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, RBI ने क्या किया, रिसेंटली लॉन्च की है एक पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट करके। तो क्या है इसके अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं इसको। द विजन डॉक्यूमेंट बिल्ड्स ऑन द पेमेंट विजन ऑफ 19-2021 डॉक्यूमेंट एंड द आउटलाइन थ्रू द प्रोसेस फॉर द पीरियड ऑफ December 2025। पेमेंट विजन 25 leverages India's effort and builds on the focus of G20 to enhance cross-border payment by addressing the 4 keys challenges of cost, speed, access and transparency। ये रहे। अब इसमें चैलेंजेस की क्या अगर हम बात कर ले, द थीम ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या था, ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। क्या 4 की बात करें, ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम, ठीक, ई 4 ई इसमें थे। विजन की अगर हम बात करें टू प्रोवाइड एवरी यूजर विद सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शन, कि हर कोई ई पेमेंट आसानी से कर पाए इसको, ठीक है। गोल पोस्ट ऑफ पेमेंट विजन 2025 क्या बोलता है, इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन इसका हो सके। इंटर बॉडी जैसे हम बॉर्डर के बाद भी हम बॉर्डर क्रॉस करके पेमेंट करना चाहते हैं, उससे भी बात की थी, RBI के रेट पास हुआ, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स इसके हम बात करेंगे क्या है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो expected outcomes of various initiative proposed under the above 5 goal post। इसमें वॉल्यूम्स ऑफ चेक बेस्ड पेमेंट टू बी लेस, चेक से जो पेमेंट की जाएगी वो लेस की जाए, ज्यादा निर्भरता किसमें बोली है, ई पे, ठीक है। 0.25% of the total retail payment, more than 3x increase in number of digital payment transactions, UPI जिसकी हम बात करें, UPI ग्लोबली फ्रांस को मैंने बताया रिसेंटली फ्रांस ने ऑप्ट कर लिया रशिया से पहले मैक्रोन ने। तो रजिस्टर एवरेज एनुअल ग्रोथ अगर हम बात करें 50% हमारा उसके थ्रू होता है, और नेफ्ट के थ्रू जैसे हम बैंक में नेफ्ट कराते हैं 20% रहता है, सबसे ज्यादा हमारा किसके थ्रू होता है, UPI पेमेंट। इंक्रीज ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन टर्नओवर अगर हम बाय वीजा कार्ड GDP की बात करें तो 8 है। इंक्रीज इन डेट कार्ड ट्रांजेक्शन अगर हम बात करें तो 20% है। रिडक्शन इन कैश इन सर्कुलेशन CIC की अगर हम बात करें उसमें रिडक्शन कैश है एज परसेंटेज ऑफ GDP अमंग अदर्स, ठीक है। मतलब एक तरीके से बोला गया कि डिजिटलाइजेशन हो जाना चाहिए, इसको 2025 डॉक्यूमेंट करके भी बोला गया है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे होल्ड इंटरस्टेट काउंसिल ISC मीटिंग थ्राइस अ ईयर, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स राइट टू प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि ये मीटिंग 3 साल में 3 बार होनी चाहिए। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने लिखा है किसको, ही राइट्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे होल्ड इंटरस्टेट काउंसिल मीटिंग थ्राइस अ ईयर, तमिलनाडु CM ने बोला है टैलेंट टू PM मोदी, ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्या है इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। Tamil Nadu Chief Minister also suggested the bills of national importance should be placed before the council before being tabled in parliament। इन्होंने एक और बात इसमें कही गई है कि जो नेशनल बिल होता है ना जिसकी इंपॉर्टेंस है उसको पहले क्या करना चाहिए, काउंसिल्स बिफोर बीइंग टेबल्ड इन पार्लियामेंट, काउंसिल्स के पास देना चाहिए पार्लियामेंट में पहले देने के बाद पहले। तो इट विल हेल्प स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक फीलिंग को स्ट्रेंथन करेगा अबाउट ISC, ठीक है। और established under articles की हम बात करें 263 of the constitution which states that the president may constitute such a body if needed, अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसा कर सकते हैं। In 1988 में the सरकारिया कमीशन suggested the council should exist as a permanent body। यहाँ पे बोला था कि जो काउंसिल है उसको परमानेंट बॉडी का दर्जा दिया जाए, कौन से में 1988 के सरकारिया कमीशन की बात कर रहे हैं। एंड in 1998 came into the existence through president order। प्रेसिडेंट ऑर्डर का दे दिया गया था, तो 1990 में इन्फोर्स में आ चुकी थी काउंसिल्स। तो काउंसिल्स की अगर हम बात करें कि क्या है, कौन कैसा क्या होता है, तो काउंसिल्स की अगर हम बात करें द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उसका चेयरमैन होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स होते हैं इनके, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूटीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, 6 months ऑफ द कैबिनेट रैंक इन द यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड मेंबर्स, 10 यूनियन मिनिस्टर एज परमानेंट इनवाइटीज। तो 10 यूनियन मिनिस्टर होंगे ना, उनको परमानेंट इनवाइटीज के तौर पर इनवाइट किया जाएगा। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं क्या करेंगे, इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है स्टेट से उसको रेजोल्यूट करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट इन विच 2 states और स्टेट्स एंड द यूनियन हैव कॉमन इंटरेस्ट की बात चलेगी। मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शंस। द इंटरस्टेट काउंसिल हैज मेट ओनली वंस इन द लास्ट 6 years। यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ एक बार ही लास्ट 6 साल में एक ही बार इंटरस्टेट काउंसिल जो है मिली है, एंड 11 times सिंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 1990 के बाद सिर्फ 11 टाइम ही मिल पाया। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने कहा कि साल में एटलीस्ट उसको 3 बार तो मीट करना ही चाहिए, ठीक है। आगे हम वन में देख लेते हैं क्या है न्यूज में। इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, ठीक है, ये है
क्या है मैं दोबारा बता दूं, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, इसके बारे में देख लेते हैं। पास्ड बाय पार्लियामेंट लास्ट ईयर पास हुआ था। गवर्नमेंट हैज इशूड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग लिंकिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल डेटा विद आधार कार्ड से लिंकिंग की बात चल रही थी, जो कि हमें पता ही है। मेकिंग इलेक्टोरल लॉ जेंडर न्यूट्रल फॉर सर्विसेज ऑफ वोटर्स, इनेबलिंग यंग सिटीजंस रजिस्टर एज वोटर्स फॉर 4 टाइम ईयर इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट वन। नोटिफिकेशन हैज बीन मतलब आधार कार्ड से लिंक करना। सेकंड हमारा एनिमी प्रॉपर्टी, सीबीआई ने क्या रजिस्टर केस किया, एफआईआर अगेंस्ट ऑफिशियल मैनेजिंग एनिमी प्रॉपर्टीज फॉर एलिजिबली लीजिंग आउट प्राइम कमर्शियल लैंड एट नॉमिनल रेट। About enemy property in wake of India-Pakistan war की जब बात करें 1965 से 1971, there was migration of people from India to Pakistan under the Defence of India rules. Government of India took over the properties and companies of those who took Pakistani nationality. जो पाकिस्तानी नेशनलिटी ले ली थी ना, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो इंडिया ने कहीं ना कहीं टुक ओवर कर ली थी, ठीक है, जब वो पाकिस्तान चले गए। These enemies properties were vested in the custodian of enemy properties of India. Same was done for property left behind by those who went to China. जो चाइना में चले गए थे उनकी भी साथ ऐसे किया after this 1962 Indian war. Government by Enemy Property Act 1968, तो गवर्नमेंट ये है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। एफएटीएफ की मैंने आपको पहले बता दी थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मैंने आपको पहले बता दिया, कल के आर्टिकल में इसमें डिस्कस नहीं करने वाली दोबारा से। इशू मैंने आपको पहले बता दिया था, पाकिस्तान का स्मगलिंग लिस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब। डब्ल्यूएचओ रिलीजेस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट रिलीज की है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट। ऑलमोस्ट बिलियन पीपल 14% ऑफ होम वर एडोलेसेंट्स वर लिविंग विद सम ऑफ द मेंटल इश्यूज। मतलब एडोलेसेंट्स की अगर हम बात करें तो उनमें डिप्रेशन या सब साइकिक 14% की इंक्रीजिंग रेट बता रहा है। ग्लोबली 71% ऑफ साइकोस पेशेंट डोंट रिसीव ट्रीटमेंट। 71% जो साइको ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, जो जिनके मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो जाता है, ठीक है। अडॉप्टेड बाय 194 चैप एम्स टू प्रमोट मेंटल वेलबींग के लिए इसको रखा गया है। वर्ल्ड रिलीजेस मेंटल हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मौसम ऑन चिरापुंजी, आपको पता है सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो साउथ वेस्ट इसको आप देख लें खुद ही, मेघालय, ईस्ट खासी हिल्स, सब पता है आपको, ज्योग्राफी का प्लेस है, न्यूज में आया हुआ है। चिरापुंजी टुगेदर विद मोर रेनफॉल इन द डे द एंटायर कंट्रीज एवरेज इन जून। बोथ चिरापुंजी एंड मौसम लाइज इन द विंडवर्ड, आपको पता है विंडवर्ड एरिया कौन सा होता है, जो ये आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है ना, एक आप लीवर्ड साइड होती है, विंडवर्ड साइड होती है, जहां पे बारिश होती है विंडवर्ड साइड बोला जाता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल टर्म में आपको पता होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होती है, नहीं पता तो जाकर देख ले। आगे हम बात कर लेते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई केम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। कौन है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन, याद रख लेना, ऑफ पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या नाम है, रंजना याद रख लेना। पीसीआई इज स्टैट्यूटरी कांस्टी जुडिशियल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। एज वॉचडॉग ऑफ द प्रेस फॉर द प्रेस एंड प्रेस बाय द प्रेस, ठीक है, नाम याद रखना, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हेडेड बाय हु द कमीशन रिटायर्ड जज ऐसी। खैर, रुक्मणी कृष्णा यात्रा यहाँ पे एक न्यूज में आई हुई है। नेशनल मॉन्यूमेंट्री अथॉरिटी एनएमए, इसकी हम बात करें, National Monuments Authority is aiming for monument preservation and organizing a Rukmani Yatra between Arunachal Pradesh and Gujarat and to promote it at the national level. इसको प्रमोट करने की बात चल रही है और इसको monument historical इसको preservation की बात चल रही है। It is believed that the Rukmani belong to the Idu Mishimi tribe, ये आपको पता होगा, Mishimi tribe अरुणाचल में चल रही है ना, अरुणाचल ये नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है। कौन सी ट्राइब, ईडू मिशिमी ट्राइब आर द ट्राइबल एथनिक कम्युनिटी लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये इंडिया का मैप है तो ये अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत और ये इन पोरबंदर गुजरात कृष्णा's मैरिज विद अरुणाचल रुक्मणी इज आल्सो सेलिब्रेटेड। यहाँ पे रुक्मणी की जो मैरिज है यहाँ पे गुजरात में ये भी सेलिब्रेट की जाती है, कृष्णा की जो वेडिंग है रुक्मणी के साथ जैसा बोला जाता है। तो आगे हम बात करें तो वेस्ट बैंक की यहाँ पे प्लेस न्यूज है, यहाँ पे रही है वेस्ट बैंक टेरिटरी ऑफ पैलेस्टीन में है। पैलेस्टीन और इजराइल का पता हुआ कॉन्फ्लिक्ट चलता है। अ लैंडलॉक्ड रीजन ऑफ द वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर इन द मिडल ऑफ द ईस्ट, गाजा स्ट्रिप्स को गाजा पट्टी बोला जाता है। इजराइल कैप्चर्ड द वेस्ट बैंक इन 1967 मिडिल ईस्ट वॉर एंड पैलेस्टीन वांट इट टू फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ देयर फ्यूचर। बाद में गाजा पट्टी वहां से आपको पता है कि इजराइल ने कब किया था 1967। पॉलिटिकल बाउंड्रीज अगर बात करें, बॉर्डर्स इजराइल टू द नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ, जॉर्डन लाइज टू द ईस्ट। जॉर्डन बचाया दोनों के बीच में छोटा सा आपको देखने को मिलेगा। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें, मच ऑफ द वेस्ट बैंक टेरिटरी कंसिस्ट ऑफ द नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड लाइमस्टोन हिल्स वगैरह हैं इसमें, चूना पत्थर की। द हिल स्लोप डाउन इनटू द जॉर्डन वैली एंड एरिया एडजेसेंट टू द डेड सी। डेड सी आपको पता है जॉर्डन के साइड में आपको देखने को मिलेगा। व्हिच इज द लोएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, क्या है ज्योग्राफिकली, व्हिच इज द लोएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। खेरसॉन की अगर हम बात करें, यूक्रेन खैरसॉन रीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे रशियन सिटीजनशिप को उसमें दे दिया गया, खैरसॉन रीजन को वहाँ पे वीजा अनाउंस कर दिया गया है। डेड सी देख लें और एक रेड सी देख लें। यूक्रेन की बात करें तो हम खैरसॉन देखेंगे रीजन, तो ये रहा आपका खैरसॉन रीजन, यहाँ के लोगों को रशिया ने रशिया की बात करते हैं उड़ीसा पे भी अटैक करेंगे बाद में जाकर के, पर अभी तो दोनों रीजन में चल रहा है इनका। इसका मैं डिटेल में आपको बता दिया था लुहांस डोनेट्स्क क्या है, आगे पहले बताया हुआ मैंने इसका। और अगर हम बात करें जेरूसलम और डेड सी, आपको पता है डेड सी कहाँ पे है, ये डेड सी दिख रहा है, डेड सी। जॉर्डन इजराइल की बात करें कुछ ऐसा दिखता है। अब आपको छोटे में तो इतना जॉर्डन काफी छोटा है, मैप में नहीं दिखता, तो इस तरीके से आपको गाजा स्ट्रिप है ना, जिसको गाजा पट्टी बोला जाता है इजराइल की। यहाँ पे वेस्ट बैंक ये रहा, मेडिटेरियन सी ये रहा, सीरिया के इस तरफ है, इजिप्ट यहाँ पे, जॉर्डन इजिप्ट के साइड में जॉर्डन है छोटा सा आपको दिखेगा, ठीक। तो ये आपको कुछ एरियाज पता होने चाहिए, यहाँ पे डेड सी है, यहाँ मेडिटेरियन सी आपको पता होना चाहिए जनरल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज आप समझते नहीं है, अगर आपको ठीक लग रहा है, थोड़ी सी नॉलेज आपको गेन हो रही है, प्लीज एटलीस्ट हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब एंड प्लीज डू शेयर इट। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ, एमजे, बाय बाय, जय हिंद।